बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 19 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 20 मुलाहिजा फरमाएं। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर नारे तकबीर बुलंद कर दिया। ये मेरी तरफ से अपने साथियों को सिग्नल था। जवाब में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजी और फिर फिदा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। हमारे पहले हमले में ट्रकों पर बैठे हुए 3 फौजी जहन्नुम रसीद हुए थे और फिर उसके साथ ही जीपों और दूसरे ट्रकों पर हमने फायर खोल दिया। सब मशीन गनों और लाइट मशीन गनों की गोलियां हमारे आसपास पत्थरों पर लग रही थी या हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थी। भारतीय फौजी गालिबन ये समझे थे कि उन पर हमला एक ही जगह से हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। ट्रकों का वो काफिला तकरीबन 200 गज तक फैला हुआ था और 200 गज के उस हिस्से में थोड़े थोड़े फासले पर सड़क के दोनों तरफ से उन पर गोलियों की बारिश हो रही थी। हमारी पार्टी में 2 लड़कों के पास रॉकेट लॉन्चर थे और दोनों के पास 4-4 रॉकेट लॉन्चर थे। उनमें से एक ने रॉकेट फायर कर दिया जो एक ट्रक पर लगा और गोया वहां क़यामत मच गई। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर मुसलसल धमाकों के साथ ट्रक में लदा हुआ गोला बारूद फटने लगा। काफिले की आखिरी जीप भी तेजी से मुड़ी और वापस जाने के लिए दौड़ने लगी। अंगूरी ने सब मशीन गन का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया, मगर जीप जद में नहीं आई और तेजी से दौड़ती हुई मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। पहाड़ियों में 200 गज तक सड़क का पूरा टुकड़ा महाज जंग बना हुआ था। हमारे मुजाहिदीन ने उस काफिले पर भरपूर हमला किया था। मैं तो ये कहूंगा कि ये जंग एक तरफा थी। मुजाहिदीन तो काफिले पर अंगारे बरसा रहे थे, जबकि भारतीय फौजियों को कुछ करने का बहुत कम मौका मिल रहा था। जगह जगह धमाके हो रहे थे। मुजाहिदीन राइफलों के अलावा दस्ती बम और रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे थे। जोरदार धमाकों से फिजा गूंज रही थी और पहाड़ियां थर्रा रही थी। लगता था जैसे बैक वक्त कई आतिशियां फट रहे हों। ट्रकों में फटते हुए रॉकेट और गोले अब चारों तरफ फैल रहे थे। रॉकेट चट्टानों पर लग लग कर फट रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक हमें ये कार्रवाई आधे घंटे में मुकम्मल करनी थी, लेकिन मेरे ख्याल में तो सब कुछ चंद मिनट में ही खत्म होता नजर आ रहा था। दफातन उन पे दर पे धमाकों में बड़ी पड़पड़ाहट की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो हेलीकॉप्टर आगे का चक्कर लगाकर वापस आ रहा था और उससे न सिर्फ हैवी मशीन गन से फायरिंग शुरू हो गई थी, बल्कि रॉकेट भी बरसाए जा रहे थे। वो गनशिप हेलीकॉप्टर पहाड़ियों पर हमारे सरों के ऊपर से होता हुआ तेजी से आगे निकल गया। मशीन गन की लातादाद गोलियां हमारे पास से गुजरी थी। एक रॉकेट हमसे तकरीबन 50 गज आगे एक चट्टान पर लगा और एक जोरदार धमाके से पत्थरों के टुकड़े फिजा में बिखर गए। हेलीकॉप्टर काफी आगे जाकर वापस पलटा। इस मर्तबा वो निस्बतन ज्यादा बुलंदी पर था। हमने अपनी सब मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमारी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अलबत्ता हमारा एक साथी नासर मशीन गन की एक गोली की जद में आ गया। नासर की चीख सुनकर मैं तेजी से उसकी तरफ लपका। भारी मशीन गन की गोली ने उसके सीने में बहुत बड़ा सुराख कर दिया था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। मैं उसे देखकर कांप कर रह गया। उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने अपनी राइफल कंधे पर उठा ली और नासर का रॉकेट लॉन्चर संभाल लिया। उसके पास सिर्फ एक रॉकेट बचा था। मैंने वो रॉकेट लॉन्चर लोड किया और ऊपर देखा। हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में गोलियों और रॉकेटों की बारिश करता हुआ बहुत आगे निकल गया था। उस तरफ भी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हो रही थी, मगर वो महफूज ही रहा। मैंने अपने मुजाहिदीन को ऊपर जाने का हुक्म दिया और अंगूरी का हाथ पकड़कर खुद भी बुलंदी की तरफ दौड़ने लगा। हेलीकॉप्टर एक तवील चक्कर काटकर एक मुख्तलिफ सिम से हमारी तरफ आने लगा। मैंने अपने साथियों को चीख कर पत्थरों के पीछे पनाह लेने का हुक्म दिया और खुद भी एक बड़े पत्थर की आड़ लेकर लॉन्चर से उसका निशाना बांधने लगा। हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से गोलियां बरसाता हुआ आ रहा था। मेरा एक और साथी गोलियों की जद में आकर शहीद हो गया। मैं एक लम्हा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और उसी लम्हे हेलीकॉप्टर बाईं तरफ मुड़ गया, जिस तरफ पहाड़ियों में दूर तक हमारे मुजाहिदीन फैले हुए थे। मैंने हेलीकॉप्टर का निशाना लेकर रॉकेट फायर कर दिया और उसी लम्हे दूसरी तरफ से भी पहाड़ियों में किसी जगह से एक रॉकेट फायर हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे फिजा एक कान फाड़ देने वाले धमाके से गूंज उठी। गनशिप हेलीकॉप्टर पहले आग के गोले में तब्दील हुआ और फिर उसके जलते हुए टुकड़े चारों तरफ पहाड़ियों में बिखर गए। सड़क की तरफ अब भी पे दर पे खौफनाक धमाके हो रहे थे। अब हमें ऊपर से कोई खतरा नहीं था। हमने वो फौजी काफिला तबाह कर दिया था। हमारा मिशन पूरा हो गया था। अगर उस काफिले में कुछ बचा भी होगा तो गोला बारूद में होने वाले धमाके उसे भी खत्म कर देंगे। मुझे एक जीप के बचकर निकल जाने का अफसोस था। उस जीप में यकीनन वायरलेस भी होगा।
और अब तक उन्होंने श्रीनगर हाई कमान को इतला कर दी होगी और मुझे यकीन था कि इस इलाके को दूर दूर तक घेरे में लेने की कोशिश की जाएगी। ट्रकों या जीपों पर इमदादी पार्टियों को पहुंचने में खासा वक्त लग सकता था, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर भी हमारी तलाश में रवाना हो गए तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर आकर हम सब लोग एक जगह पर जमा हो गए और फिर मैंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो बिखर कर अपने अपने तौर पर महफूज मुकामात की तरफ जाने की कोशिश करें। हम सब ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे से अलग हो गए। मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ा और हम एक मुख्तलिफ सिमत में चल पड़े। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। तकरीबन 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टरों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। मैं अंगूरी को पकड़कर गुंजान झाड़ियों में ले गया। उस वक्त हम सतह समंदर से 4800 मीटर की बुलंदी पर थे। आसमान पर बादलों के टुकड़े भी तैर रहे थे। सूरज कभी बादल के किसी टुकड़े के पीछे छुप जाता और कभी धूप चमकने लगती। तेज हवाओं से पौधों और झाड़ियों के सरसराने की आवाजें चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। एक महफूज जगह पर पहुंचकर मैंने ऊपर देखा। वो 2 गनशिप हेलीकॉप्टर थे जो एक दूसरे से बहुत फासले पर परवाज करते हुए हाईवे की तरफ जा रहे थे। वो हेलीकॉप्टर जैसे ही एक पहाड़ी चोटी की आड़ में निगाहों से उजल हुए, वह अंगूरी का हाथ पकड़कर एक बार फिर दौड़ने लगा। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। अंगूरी बुरी तरह हाँप रही थी। मेरा सांस भी फूलने लगा था। हम थोड़ी देर के लिए रुकते और फिर दौड़ने लगते। हम एक बार फिर रुक गए। अंगूरी हाँप गई थी। उसके मुंह से कफ बहने लगा था। मेरा सांस भी काबू में नहीं आ रहा था। हम दोनों देर तक बैठे हाँपते रहे और बदतदरीज नॉर्मल होते चले गए। मेरा हल्क खुश्क हो रहा है। बहुत शिद्दत की प्यास लग रही है। अंगूरी गला सहलाते हुए बोली। मैंने उसकी तरफ देखा। वो कुछ घूंटों को जबान से तर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा। पूर्वो ज्वार में किसी नदी या चश्मे के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। उस तरफ चलते हैं, शायद कोई नदी या चश्मा मिल जाए, मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हम एक बार फिर चलने लगे। सामने बहुत दूर तकरीबन 6000 मीटर बुलंदी पर पहाड़ी चोटी पर बर्फ जमी नजर आ रही थी। हमारा रुख उसी तरफ था। बाल चोटियों पर साल भर बर्फ जमी रहती थी। बर्फ पिघलने से पानी नदियों और झरनों की सूरत में पहाड़ों पर बहता रहता था और मुझे यकीन था कि पानी की तलाश में हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद हम एक चश्मे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उस चश्मे के आसपास ऊंचे पौधे या झाड़ियां वगैरह नहीं थी। दूर दूर तक अलबत्ता दबीज घास फैली हुई थी। हमने जी भर के पानी पिया। अंगूरी घास पर लेट गई। मैं भी कोने के बल दराज हो गया और अंगूरी की तरफ देखने लगा। सूरज निस्फ नहार से आगे जा चुका था। मेरे ख्याल में 2 बज रहे होंगे। गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब ही हम गार से रवाना हुए थे और उस वक्त कहवे के साथ कुछ रोटी खाई थी। सुबह 9 बजे के करीब हमने काफिले पर हमला किया था और उसके बाद से हम मुसलसल बुलंदियों की तरफ दौड़ रहे थे। मुझे भूख का एहसास होने लगा था। भूख अंगूरी को भी लग रही होगी, लेकिन अभी तक उसने इस सिलसिले में जबान नहीं खोली थी। रास्ते में हमें कोई फूलदार दरख्त भी नजर नहीं आया कि किसी फल ही से पेट भर लिया जाए। अब आगे चलना चाहिए। मैंने उठकर अपनी राइफल संभालते हुए कहा। शायद उस तरफ हमें कोई फलदार दरख्त मिल जाए, वरना पता नहीं हमें कब तक भूखा रहना पड़े। अंगूरी भी उठकर खड़ी हो गई और अपनी चादर संभालने लगी। ये स्याह चादर उसकी शनाख्त बन गई थी। अब तक उसने चादर एक बल देकर गर्दन पर लपेट रखी थी। इस तरह उसे कुछ उलझन भी हो रही थी। 1 मिनट, वो बोली। मैं ये चादर पटके की तरह कमर पर बांध लूं, चलने में भी आसानी रहेगी। उसने चादर दोनों हाथों में पकड़कर झटक दी और फिर लंबाई के रुख पर उसे तय करने की कोशिश कर रही थी कि तेज हवा के झोंके से चादर उसके हाथ से निकल गई। उसने लपक कर चादर पकड़ने की कोशिश की, मगर हवा के झोंके ने चादर को ऊपर उठा दिया। मैंने अपनी जगह से उछलकर चादर को पकड़ना चाहा, मगर हवा के एक जोरदार झोंका उसे उड़ाकर मजीद ऊपर ले गया। चादर कटी पतंग की तरह हवा में उड़ रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ना चाहता था, मगर उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मैं रुक गया। अंगूरी भी चीख उठी। शमरोद, रुक जाओ, हेलीकॉप्टर इस तरफ आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा। हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी चोटी के पीछे से नमूदार होकर इसी तरफ आ रहा था। अंगूरी ने जल्दी से राइफल उठा ली और मैं उसका हाथ पकड़कर चट्टानों की तरफ दौड़ने लगा। हम उस वक्त एक खुली जगह पर थे। हेलीकॉप्टर वालों की नजरों में आ सकते थे और फिर हवा में उड़ती हुई चादर हमारी मौजूदगी की निशानदेही कर सकती थी। मेरा खदशा दुरुस्त निकला। हमें देख लिया गया था। हेलीकॉप्टर उस वक्त काफी बुलंदी पर था, लेकिन दूसरे ही लम्हे बड़ी तेजी से नीचे आने लगा। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर दौड़ता रहा और फिर दफदन फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। हम पर मशीन गन से गोलियां बरसाई जा रही थी। अंगूरी ठोकर खाकर गिर गई। मैंने उसे दोबारा हाथ से पकड़कर उठाया और करीबी चट्टान नुमा पत्थर की तरफ छलांग लगा दी। कई गोलियां उस चट्टान नुमा पत्थर पर लगी। हेलीकॉप्टर आगे निकल गया था। मैं अंगूरी का हाथ पकड़े चट्टानों में दौड़ता रहा
अंगूरी एक बार फिर लड़खड़ा कर गिरी। मैंने उसे दोबारा उठाया। यहाँ रुके तो वो हमें छिलनी कर देंगे, मैंने कहा। मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरी टांगे जाम हो गई हैं, अंगूरी ने खामते हुए कहा। हिम्मत से काम लो, मैंने कहा। वो हमें ऐसी अजियतनाक मौत मारेंगे कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अंगूरी को पकड़े चट्टानों में आड़े तिरछे रास्तों पर दौड़ता रहा। फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। कभी कभी चट्टानें मशीन गन की फायरिंग की आवाज से भी गूंज उठती। कुछ देर बाद अपने सरों पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मैं अंगूरी को घसीटता हुए एक चट्टान के साथ चिपक गया। चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर साहिबान की तरह आगे को झुका हुआ था और उसकी वजह से हमें फिजा से नहीं देखा जा सकता था। हेलीकॉप्टर फिजा में मुअल्लक हो गया। उसका साया कुछ दूर बाईं तरफ की एक चट्टान पर दिखाई दे रहा था। तकरीबन 1 मिनट बाद वह साया हरकत में आया और हेलीकॉप्टर की आवाज बतदरीज दूर होती चली गई। हम 2-3 मिनट उसी चट्टान से चिपक कर खड़े रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलने लगे। अंगूरी की हालत नगुफ्ता हो रही थी, वो बार बार लड़खड़ा जाती थी। अगर मैं उसे संभाले ना होता तो वो यकीनन गिर पड़ती और फिर रुकने का नाम ना लेती। मैं एक दराड़ के करीब रुक गया। वो दराड़ इतनी कुशादा थी कि 2 आदमी पैरू बापैलू आसानी से चल सकते थे। फिजा में तड़तड़ाहट की बढ़ती हुई आवाज सुनकर मैं समझ गया कि हेलीकॉप्टर दोबारा इस तरफ आ रहा था। मैं अंगूरी को खींचता हुआ उस दराड़ में घुसता चला गया। ये दराड़ तकरीबन 10 गज आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ गई थी। उस तरफ घूमते हुए मैंने ऊपर देखा। बहुत ऊपर चट्टानें एक दूसरे के करीब थी और उनके दरमियान रोशनी की एक बारीक सी लकीर नजर आ रही थी। मुझे अपना दिल कन पट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। अगर किसी चट्टान का कोई हिस्सा गिर जाए तो ये दराड़ हमारा मकबरा बन जाती, लेकिन मैंने सर झटकते हुए इस ख्याल को ज़हन से निकाल दिया। ये चट्टानें हजारों साल से, बल्कि न जाने कब से इस जगह इसी तरह खड़ी थी और अब इनके गिरने का सोचना हमाकत के सिवा कुछ नहीं था। अंगूरी मेरे गिरफ्त से हाथ छुड़ाकर चट्टान के साथ सिरकती हुई 2 जानों होकर बैठ गई थी और आगे को झुकी बुरी तरह हाँप रही थी। उसके मुंह से कफ बह रहा था और वो आस्तीन से बार बार मुंह पूंछ रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद भी उसके करीब ही बैठ गया। हम किसी हद तक महफूज थे और कुछ देर आराम कर सकते थे। 20-25 मिनट गुजर गए। हेलीकॉप्टर की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ एक अंदेशा था कि भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर से उतरकर इन चट्टानों में हमारी तलाश न शुरू कर दें। एक इत्मीनान ये भी था कि इन संगलाख और नुकीली चट्टानों में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता था। हम एक बार फिर आगे चलने लगे। दराड़ चट्टानों में कभी दाएं मुड़ जाती और कभी बाएं। किसी जगह तो ये इस कदर कुशादा हो जाती कि 8-10 आदमी आराम से साथ साथ चल सकते थे और कहीं इस कदर तंग हो जाती कि हमें आगे पीछे होकर चट्टान के साथ घिसट कर चलना पड़ता। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद हम एक बार फिर रुक गए। ये जगह काफी कुशादा थी, ऊपर आसमान भी नजर आ रहा था। चंद मिनट बाद मैं फिर आगे बढ़ने लगा। 20 गज आगे दराड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। मैं दाएं तरफ मुड़ गया। उस तरफ रास्ता काफी कुशादा था। अंगूरी अब फिर बार बार रुक रही थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मुझे चला नहीं जा रहा। वो एक हाथ पेट पर रख कर दो रही होगी। थोड़ा सा और, मैंने कहा। हम जल्दी किसी खुली जगह पर निकल आएंगे और किसी महफूज जगह पर बैठकर आराम कर लेंगे। उन चट्टानों से निकलकर किसी न किसी जगह हमें पानी भी मिल जाएगा। अब मुझे भूख लग रही है, वो कराते हुए बोली। इन चट्टानों से बाहर निकले तो शायद कोई खाने को भी मिल जाए, मैंने जवाब दिया। भूख मुझे भी लग रही थी, लेकिन जाहिर है मैं अंगूरी की तरह करा नहीं सकता था। उसके बरक्स मैं उसका हौसला बढ़ा रहा था और उसे हाथ से पकड़े खींचे हुए चलता रहा। दराड़ बाईं तरफ मुड़ गई और उसके साथ ही मैं रुक गया। उससे आगे एक गार था और ये गार किसी सुरंग की तरह खासा तवील था। उसके दूसरे सिरे पर रोशनी का दायरा सा नजर आ रहा था। वो गार का दहाना था। उस गार के दूसरी तरफ हमें यकीनन पानी भी मिल जाएगा और कुछ खाने को भी। अंगूरी ने हंसते हुए मेरी बात काट दी। तुम दूसरों को बहलाना खूब जानते हो। मुझे तो लगता है हम इन चट्टानों से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैं मायूस नहीं हूँ अंगूरी, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि हम इन संगलाख चट्टानों ही की वजह से महफूज हैं? अगर खुली जगह पर होते तो अब तक मारे भी जा चुके होते। हिम्मत ना हारो, उम्मीद रखो इस गार से निकलकर हमें मायूसी नहीं होगी। गार में अंधेरा सा था। मैं अंगूरी का हाथ पकड़े चलता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद हम गार के दूसरे दहाने पर पहुंच गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। गार के दूसरी तरफ अमूदी चट्टान थी और नीचे उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सामने हजारों फुट नीचे सरसब्ज वादी फैली हुई थी। मेरे करीब खड़ी हुई अंगूरी ने भी ये मंजर देखा। उसके मुंह से भी इसी तरह गहरा सांस निकला जैसे गुब्बारे से हवा निकली हो। वो नीचे बैठती चली गई। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर खुद भी शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसके करीब ही बैठ गया।
हम तकरीबन 5 मिनट तक खामोश बैठे रहे। अंगूरी भूख, प्यास और थकन से निडाल हो रही थी। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता था, वो मेरी बात पकड़ लेती। तुम कहते थे इन पहाड़ों ने हमें पनाह दी है, अब यही चट्टानें हमारे लिए मौत के जाल बन गई हैं। अंगूरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। फिर वही मायूसी की बातें। मैंने कहा, ये वादियां और ये संगलाक चट्टानें ही जिंदगी की अलामत है। मायूस ना हो, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। मैं दहाने के करीब आ गया और सूरत-ए-हाल का जायजा लेने लगा। धूप अब नरम हो गई थी। सूरज अगरचे गार के ऊपर वाली चट्टानों के अकब में था, मगर सामने वादी में फैली हुई धूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि 1.5-2 घंटों में सूरज गुरूब होने वाला है। मैं दहाने के साथ साथ इधर उधर देखता रहा। ढलान इस कदर अमूदी थी कि उस पर उतरने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। अलबत्ता दाईं तरफ चट्टान में थोड़े थोड़े फासले पर पत्थर उभरे हुए थे और 30-40 फुट नीचे कुशादा और महफूज जगह थी, जिससे आगे गुंजान दरख्त थे। मैंने अंगूरी को इशारे से करीब बुला लिया, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो हम नीचे उतर सकते हैं, और अगर बीच में हाथ या पैर फिसल गया तो हमारी हड्डियों का भी सुराग नहीं मिलेगा। अंगूरी ने कहा, बाहर को उभरे हुए पत्थर काफी बड़े बड़े हैं, कोशिश की जा सकती है। मैंने उठते हुए कहा, पहले मैं उतरता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चली आना। मैंने राइफल कंधे पर लटका ली और उन पत्थरों पर उतरने लगा। चंद गज का फासला तय करते ही मुझे एहसास हो गया कि इस तरह नीचे उतरना आसान नहीं था जितना मैंने समझा था। तेज हवा के झोंके मुझे मुसलसल धकेल रहे थे। अंगूरी, मैंने ऊपर देखते हुए आवाज लगाई, हवा तेज है लेकिन पत्थर खासे बड़े हैं, इन पर हाथ पैर जमाना ज्यादा मुश्किल नहीं, हिम्मत करो और एहतियात से नीचे उतर आओ। अंगूरी ने अपने अंदर हौसला पैदा कर ही लिया और वो भी मेरी तरह पत्थरों पर हाथ पैर जमा कर नीचे उतरने लगी। डर और खौफ से उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वाकई बहुत कठिन और जानलेवा काम था। 30-40 फुट का फासला 15-20 मिनट में तय हुआ था, लेकिन कुछ आधा जगह पर आते ही अंगूरी घास पर दराज हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। वो पुश्त के बल लेटी हुई थी। हम उस जगह से न जाने कितनी दूर निकल आए थे। फिजा में हेलीकॉप्टरों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे ख्याल में अब हम महफूज थे। कुछ ही आगे गुंजान दरख्तों का सिलसिला था। अगर हेलीकॉप्टर आ भी गए तो हम उन दरख्तों में पनाह ले सकते थे। मैं अंगूरी को वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ आ गया और फिर मैं खुशी से नाच उठा। वो खुबानी के दरख्त थे, उन पर फल नहीं लगा हुआ था, अलबत्ता नीचे घास पर इधर उधर खुबानी की लातादाद गुठलियां बिखरी हुई थी। तकरीबन 5000 फुट की बुलंदी पर इन दरख्तों का फल तोड़ने वाला कोई नहीं था। फल नीचे गिरकर गल सड़ गया था और उनकी गुठलियां रह गई थी। जगह जगह सूखी हुई खुबानियां नजर आ रही थी और मजे की बात यह थी कि चंद गज आगे उन दरख्तों में शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। मैंने अंगूरी को आवाज देकर बुलाया। पहले हमने नदी से पानी पिया और फिर मैं सूखी हुई खुबानियां और बिखरी हुई गुठलियां जमा करने लगा। हमारी प्यास भी बुझ गई और पेट की आग भी। लेकिन अब परेशानी की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि सूरज गुरूब होने वाला था और हमारे पास पनाह की कोई जगह न थी। मौसम में भी खासी खनकी आ गई थी और मैं जानता था कि खुली जगह पर रात गुजारना क़यामत से कम नहीं होगा। मैंने एक बैली सी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, जबकि अंगूरी ने शलवार और कुर्ता पहना हुआ था। कुर्ते के दोनों तरफ जेबें थी। हमने अपनी जेबों में सूखी हुई खुबानियां भर ली और दरख्तों के नीचे चलते हुए नशेब में उतरने लगे। हमारे सामने हजारों फुट नीचे तहद्दे निगाह सरसब्ज वादी फैली हुई थी। बज़ाहिर ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले कहीं कोई ऐसी जगह मिली जाएगी जहां हम रात बसर कर सके। तकरीबन 1 घंटे बाद ही सूरज बर्फपोश चोटियों के पीछे रुपोश हो गया। फिजा में सुरमई धुंधलका फैलने लगा और खुशकिस्मती से हमें एक छोटा सा गार भी मिल गया। उस गार का दाना मगरिब के रुख पर था और अंदर अभी तक मदम सा उजाला था। मैं अंदर घुस गया। गार काफी लंबा था, जबकि चौड़ाई ज्यादा नहीं थी। बहरहाल यहाँ रात गुजारी जा सकती थी। हम गार के दाने के करीब ही बैठ गए और अब तक की सूरत-ए-हाल पर तबसरा करने लगे। अंधेरा फैल गया। अब गार के बाहर भी चंद फुट से ज्यादा दूर की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान पर बादलों की वजह से अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा हो गया था। वक्त की रफ्तार जैसे थम सी गई थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और दरख्तों और पौधों की सरसराहट वहशत सी तारी कर रही थी। दफतन एक जोरदार धमाका हुआ और उसके फौरन बाद फिजा में इस तरह चमक सी पैदा हुई कि मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। वो बादलों के गरजने की आवाज थी और उसके साथ ही बिजली कड़ाके से चमकी थी। अंगूरी चीख कर मुझ से लिपट गई। मैंने उसे अपनी बाहों की लपेट में ले लिया और दूसरे ही लम्हे मुझे दिमाग में आंधियां सी चलती हुई महसूस होने लगी। पूरे जिस्म में सिनसनाहट सी फैल गई। अंगूरी मेरे साथ इस तरह लिपटी हुई थी कि उसके दिल की धड़कनें मैं अपने सीने में महसूस करने लगा था। मैंने उसे गैर इरादी तौर पर अपनी बाहों में ले लिया।
तेज बारिश शुरू हो गई थी। पानी के छींटे अंदर भी आ रहे थे। अंगूरी मुझसे अलग हो गई। सर्दी लग रही है, बारिश की बौछार भी अंदर आ रही है, जरा पीछे हटकर बैठ जाएं कोने में, अंगूरी ने कहा। मैं उसे बाजू से पकड़कर गार के आखिरी हिस्से में ले आया। यहाँ बारिश और तेज आवाज से तो बच सकते थे, ताम सर्दी तो बहरहाल मौजूद थी। बारिश की पुरशोर आवाज दिलों पर वहशत सी तारी कर रही थी। बादल एक बार फिर गरजे और अंगूरी फिर मुझसे लिपट गई। तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो, बादलों से डर रही हो, मैंने कहा। मुझे बादलों की घन गर्ज और बिजली के कड़क से डर लगता है, अंगूरी ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। बिजली एक बार फिर कड़की और अंगूरी ने चीख कर मुझे अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। वो मुझसे इस तरह चिपक गई जैसे कभी अलग न होगी। मैंने भी उसे अपनी बाहों की इशार में ले लिया और एक हाथ से उसकी पुश्त सहलाने लगा। मुझ पर एक बार फिर वही कैफियत तारी होने लगी थी। मेरा एक हाथ अंगूरी की पुश्त को सहलाता रहा। मुझे अपने सीने पर अंगूरी की सांस की हरारत महसूस हो रही थी और फिर सांस की ये हरकत मेरे गले पर महसूस होने लगी। उसी वक्त कड़ाके के साथ बिजली चमकी, गार आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली तेज रोशनी से भर गया। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे यूं लगा था जैसे बिजली बाहर किसी चीज पर नहीं, मेरे ऊपर गिरी हो। मैंने तड़प कर अंगूरी को अपने आप से अलग कर दिया, लेकिन अंगूरी फिर मुझसे लिपट गई। अंगूरी, मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, जानती हो हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? क्या तुम भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं, अंगूरी अकलाई, मुझे वो वादा याद है। अंगूरी मुझसे अलग हटकर बैठ गई। मुझे उसके तेज और बेरब्त सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खामोश बैठा गार की तारीकी में घूरता रहा और कभी बाहर देखने लगता जहां बारिश के शोर के सिवा कुछ नहीं था। वक्त धीरे धीरे से गुजरता रहा। मैं चाहता था कि रात किसी तरह जल्द बीत जाए, मगर वक्त को अपनी रफ्तार से चलना होता है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं होता। अंगूरी शायद सो गई थी। वो बैठे बैठे नींद के झोंके में मेरे ऊपर झुक गई। मैंने उसका सर अपने घुटने पर रख लिया और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी आंखें भी बंद होने लगी। मेरी आंख खुली तो गार में दिन की रोशनी फैली हुई थी। अंगूरी सिमटी हुई मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैंने देखा बारिश रात ही को किसी वक्त रुक गई थी और बाहर धूप चमक रही थी। मैंने अंगूरी को जगा दी और हम दोनों गार से बाहर आकर धूप में बैठ गए। आसमान पर कहीं बादलों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ धूप फैली हुई थी। पहाड़ों पर बारिश का पानी तूफानी नदी नालों की सूरत में बह रहा था और ऐसी हालत में हमारे लिए सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था। हमने एक नदी के किनारे पर बैठकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया और अपनी जेबों से खुबानियां निकाल कर खाने लगे। यही हमारा नाश्ता था। खुबानियों की गुठलियां तोड़कर उनकी गरियां खाने का एक अपना ही मजा आ रहा था। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, वो इस वक्त मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसने नजरें झुका ली। दोपहर हो गई। नदी नालों में पानी की रफ्तार कम हो गई थी। मैं गार में जाकर राइफलें उठा लाया और अंगूरी ने अपनी राइफल लेकर कंधे पर लटका ली और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। अगली रात भी हमें एक गार ही में गुजारनी पड़ी। दूसरे दिन सुबह सवेरे हम फिर चल पड़े। मुझे नहीं मालूम था कि इस वक्त हम कहाँ हैं और किसी मंजिल पर पहुंच भी सकेंगे या जिंदगी भर इन पहाड़ों में ही भटकते रहेंगे। अंगूरी की हालत खासी उबतर हो रही थी। भूख और थकन ने उसे बुरी तरह निढाल कर रखा था। मैं उसे हौसला दिलाता रहा और वो मेरे साथ घिसटती रही। दूसरे दिन शाम को नशेब में बहुत दूर एक जगह धुएं की एक लकीर उठते देखकर हम दोनों रुक गए। वहां यकीनन कोई बस्ती थी, लेकिन हम अंधाधुंध उस बस्ती में दाखिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमने भारतीय फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। न सिर्फ करोड़ों रुपए का गोला बारूद तबाह किया था, बल्कि उसके साथ दर्जनों फौजियों को भी जहन्नुम रसीद किया था। वो हेलीकॉप्टर जिस तरह हमारी तलाश में कई घंटों तक पहाड़ों पर परवाज करता रहा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारतीय फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन को हर सूरत में तलाश करना चाहते हैं। ये दूसरा दिन था और मुझे तवक्को थी कि भारतीय फौजी चप्पे चप्पे पर फैल चुके होंगे। कोई गाड़ी, कोई आदमी उनसे महफूज नहीं होगा। मैं दूसरे साथियों के बारे में कुछ नहीं जानता था कि उनसे कोई पकड़ा गया था या सब लोग पनाह की तलाश में हमारी तरह भटक रहे थे। हम दरख्तों के एक झुंड में बैठ गए। जेबों में भरी हुई खुबानियां आज सुबह खत्म हो चुकी थी और हमें कोई फलदार दरख्त भी नहीं मिला था। हम सुबह से भूखे थे। शाम का अंधेरा फैलने के बाद मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ा और मोहतात अंदाज में उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा, जिसका हमने दूर से सिर्फ एक ही मकान देखा था और धुआं भी उसी मकान से निकल रहा था। हम बहुत मोहतात अंदाज में चलते हुए उस मकान के करीब पहुंच गए। एक खिड़की में लालटेन रोशन नजर आ रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर ये इंकशाफ हुआ कि सिर्फ वही मकान था और वो गालिबन ये कोई फार्म हाउस था। मैं और अंगूरी दबे कदमों चलते हुए मकान के करीब पहुंच गए। मैंने मोहतात अंदाज में खिड़की में अंदर झांक कर देखा और उसके साथ ही चौंके बगैर ना रह सका।
चारपाई पर एक नौजवान लेटा हुआ था। उसके बाजू और सीने पर पट्टियां बंधी हुई थी जो खून से तर हो रही थी। चारपाई के करीब एक अधेड़ उम्र औरत बैठी उस नौजवान की पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। मैं उस नौजवान को पहचानने की कोशिश कर रहा था और फिर दफदन अपने अकम में बेड़िए जैसी घर्राहट सुनकर उछल पड़ा। अपनी जगह से हरकत मत करना, तुम दोनों मेरी राइफल की जद पर हो। अंगूरी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। राइफलें फेंक कर हाथ उठा लो वरना भून के रख दूंगा। वही गुर्राहट दोबारा सुनाई दी। मैंने राइफल फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिए। अंगूरी ने भी मेरी तकलीद की थी। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा आने वाले लम्हात का इंतजार कर रहा था। कमरे में बैठी हुई औरत भी मुड़कर उस तरफ देखने लगी और फिर वो उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। चारपाई पर पड़े हुए जख्मी नौजवान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। उस शख्स ने हमें पीछे मुड़ने का हुक्म दिया। मैं जैसे ही मुड़ा मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो भारतीय फौजी नहीं, कश्मीरी काश्तकार था जिसने हमें राइफल की जद में ले रखा था। वो हमें मकान के सामने की तरफ ले आया। यहाँ बरामदे में एक लालटेन जल रही थी और वो औरत एक लाठी उठाए बरामदे में खड़ी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने लाठी फेंक दी और हैरत से अंगूरी की तरफ देखने लगी। तुम कौन हो? उसने अंगूरी के चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं अंगूरी हूँ, कश्मीर की बेटी, एक मुजाहिदा। अंगूरी ने ठोस लहजे में जवाब दिया। हम ऊंचे पहाड़ों से आए हैं और हमें पनाह की तलाश है। वो शख्स भी हमारे सामने आ गया जिसने हमें राइफल की जद पर ले रखा था। उसने राइफल झुका ली, पहले अंगूरी की तरफ देखा फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर ये अंगूरी है तो तुम यकीनन शमरोज हो। हाँ, मैंने इस बात में सारी ला दिया। चलो अंदर चलो, उस शख्स ने इशारा किया। हम उस कमरे में आ गए। बिस्तर पर पड़े हुए नौजवान ने हमारी तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब मैंने भी उसे पहचान लिया था। वो उन 40 मुजाहिदीन में से एक था जो उस रात भारतीय फौजी काफिले पर हमला करने के लिए गार से रवाना हुए थे। सामने वाली दीवार के साथ एक दूसरी चारपाई बिछी हुई थी। अंगूरी तो चारपाई पर इस तरह ढेर हो गई जैसे उसकी हिम्मत अब बिल्कुल जवाब दे गई हो। मैं चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। वो औरत कमरे से बाहर चली गई। उसका शोर गुलाम रसूल मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया था और फिर बातों बातों में ये सिलसिली खेज इंकिशाफ हुआ। शहबाज नाम के उस मुजाहिद का ताल्लुक कमांडर अब्दुल गनी के एक ग्रुप से था। फौजी काफिले पर कार्रवाई के बाद वो पहाड़ों में भाग रहे थे कि कमांडर अब्दुल गनी हेलीकॉप्टर से चलाई जाने वाली गोलियों की जद में आकर शहीद हो गया। उस ग्रुप के 3 आदमी और शहीद हुए थे। वो खुद यानी शहबाज भी जख्मी हुआ था और पहाड़ों में भटकता हुआ 2 दिन बाद यहाँ पहुंचा था। गुलाम रसूल और उसकी बीवी उसकी देखभाल कर रहे थे। गुलाम रसूल ने यह इंकिशाफ भी किया कि उस फौजी काफिले की तबाही के बाद पूरी वादी में भारतीय फौज की सरगर्मियों में तेजी आ गई थी। मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे। हर एक गांव और बस्ती में बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। ये फार्म हाउस पहलगाम से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर था। गुलाम रसूल के कहने के मुताबिक 2 दिनों में कम अज कम 3 मरतबा फौजी इस तरफ आ चुके थे। हर मरतबा उन्होंने मकान की तलाशी ली थी और गुलाम रसूल और उसकी बीवी को डरा धमका कर गए थे। शहबाज आज शाम से तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ आया था। एक दिलचस्प और सिनसनीखेज इंकिशाफ ये हुआ कि फौजी काफिले की तबाही की तमाम तर जिम्मेदारी अंगूरी और शमरोज पर यानी हम पर डाल दी गई थी। पहाड़ों में हवा से उड़ जाने वाली अंगूरी की काली चादर भारतीय फौजियों के हाथ आ गई थी। वो काली चादर अंगूरी की शनाख्त थी जिससे ये तय कर लिया गया था कि उस फौजी काफिले पर हमला हम ही ने किया था। गुलाम रसूल की बीवी राबिया चाय बनाकर ले आई। अंगूरी भी उठकर बैठ गई। उसकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो रही थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो राबिया के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए बोली, बड़े जोर की भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को हो तो। मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, राबिया ने जवाब दिया। चाय पी लो, आधे घंटे में चावल भी तैयार हो जाएंगे। चाय के दौरान मैं शहबाज से बातें करता रहा। उसने बताया कि हेलीकॉप्टर की फायरिंग से उसके ग्रुप के कमांडर अब्दुल गनी समेत 5 मुजाहिदीन शहीद हुए थे। दूसरों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था कि वो लोग महफूज ठिकानों पर पहुंचने में कामयाब हुए थे या नहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद हमने खाना खाया। उबले हुए चावल और पतली सी मसूर की दाल हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी। खाने के बाद राबिया अंगूरी को साथ वाले कमरे में ले गई थी। मैं भी थकन से चूर हो रहा था और चारपाई पर नींद दराज हो गया और फिर कुछ ही देर बाद मेरी आंखें लग गई। मैं पता नहीं कितनी देर सोया रहा। मुझे झिंझोड़ कर जगाया गया। उठो, जल्दी करो, गुलाम रसूल कह रहा था। फौजियों ने मकान को घेरे में ले लिया है। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मेरी नींद काफूर हो गई थी। शहबाज ने भी जख्मी होने के बावजूद राइफल संभाल ली थी। मैं भी उठकर दीवार के साथ पड़ी हुई अपनी राइफल की तरफ लपका। अंगूरी भी दूसरे कमरे से निकलकर दौड़ती हुई इस तरफ आ गई थी। उसने भी अपनी राइफल उठा ली। मैंने सामने वाली खिड़की से झांक कर देखा। तकरीबन 50 गज दूर एक जीप खड़ी थी।
उसके अलावा और कोई ट्रक या जीप नजर नहीं आई, जिसका मतलब था कि उस जीप पर आने वाले फौजियों की तादाद 6 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। गुलाम रसूल के हाथ में भी ऑटोमेटिक राइफल नजर आ रही थी, गोया उसने भी मुकाबले की ठान ली थी। गुलाम रसूल पिछली खिड़की की तरफ चला गया। शहबाज ने सामने वाली खिड़की के करीब पोजीशन संभाल ली। मैं अंगूरी को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। राबिया भी राइफल उठाए खड़ी थी। मैंने अंगूरी को एक खिड़की के सामने पोजीशन लेने को कहा और खुद दूसरी तरफ के दरवाजे के करीब आ गया। मैंने बड़ी आहिस्तगी से चंद इंच के करीब दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। बाहर गहरी तारीकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दफादन फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। फायर दूसरे कमरे से हुआ था। गालिबन गुलाम रसूल या शहबाज ने गोली चलाई थी। जवाब में चारों तरफ से मकान पर गोलियों की बारिश होने लगी। हम भी पोजीशनें लेकर फायरिंग करने लगे। मैं दरवाजे के करीब जमीन पर लेटा हुआ था। कई गोलियां दरवाजे पर लगी थी। सामने दरख्तों में एक हेवले को मुतहर्रिक देखकर मैंने फायर कर दिया। एक चीख की आवाज गूंजी और दौड़ता हुआ वो हेवला ढेर हो गया। मकान चारों तरफ से घेरे में था। उस तरफ से मैंने एक फौजी को ढेर कर दिया था, दूसरा राबिया की गोली का निशाना बन गया था। मेरे दिल में अचानक ही एक ख्याल उभरा, अगर हम मकान के अंदर रहे तो आसानी से मारे जाएंगे, जबकि उस तरफ से कुछ रास्ता बन गया था और हम बाहर निकल सकते थे। मैं दौड़कर दूसरे कमरे में आ गया और गुलाम रसूल को अपने इरादे से आगाह किया। तुम लोगों को लेकर निकलने की कोशिश करो, मैं इस तरफ से उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो रखता हूँ। गुलाम रसूल ने जवाब दिया। शहबाज, तुम भी इन लोगों के साथ जाओ। नहीं, शहबाज ने जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, कमांडर, तुम खवातीन को लेकर निकल जाओ, हम इन्हें इस तरफ उलझाए रखते हैं। मैं दौड़कर कमरे में आ गया। उस तरफ अब फायरिंग नहीं हो रही थी। मैंने राबिया और अंगूरी को इशारा किया और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। उस तरफ कोई नकलो हरकत भी दिखाई नहीं दी। मैं उन दोनों को लेकर बाहर निकल आया और हम तीनों तेजी से दरख्तों की तरफ दौड़ने लगे। दफातन दाईं तरफ से फायरिंग शुरू होगी और उसके साथ ही राबिया की चीख सुनाई दी। वो लड़खड़ाती हुई गिर गई। मैंने मुड़कर उसे उठाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, राबिया कराई। मुझे कम से कम 4 गोलियां लगी हैं, मैं नहीं बच सकती। तुम मंगूरी को लेकर निकल जाओ, जल्दी करो। उसी वक्त गोलियों की एक और बौछार आई। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। मैंने राबिया को छोड़ दिया और अंगूरी के साथ दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। फायरिंग मुसलसल हो रही थी। दफातन अंगूरी के मुंह से भयानक चीख निकली और वो लड़खड़ा गई। मैंने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दौड़ने लगा। गोलियों की एक और बौछार आई और इस मर्तबा अंगूरी के साथ मेरे मुंह से भी चीख निकल गई। मेरी बाईं रान में गोली लगी थी और अंगूरी का जिस्म तो छिलनी हो गया था। वो तेवरा कर गिर गई। जाओ, भाग जाओ, वो कराते हुए रुक कर बोली, मुझे छोड़ दो, अपने आप को बचाओ, कश्मीर को तुम्हारी जरूरत है और कश्मीर जरूर आजाद होगा, खुदा हाफिज। अंगूरी खामोश हो गई। हमेशा के लिए कश्मीर की बेटी ने कश्मीर की आजादी के लिए अपनी जान दे दी थी। मुझ पर जुनून सा तारी हो गया। मैंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक चीख सुनाई दी। मैं वहां रुका नहीं, लंगड़ाता हुआ दरख्तों की तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। गुलाम रसूल का मकान शोलों की लपेट में था। एक और धमाका हुआ और आग का वो गोला गुब्बारे की तरह फटा और जलते हुए टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मैं पहलगाम के ऊपर से होता हुआ रात भर पहाड़ों में सफर करने के बाद मटा खूकी की तरफ निकल आया। रान पर लगने वाली गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। गुलाम रसूल के मकान की तबाही के बाद 3 फौजियों ने फायरिंग करते हुए मेरा पीछा किया था, मगर मैं तारीकी से फायदा उठाता हुआ दूर निकल गया था। और फिर एक जगह रुककर मैंने अपनी शर्ट उतार ली और उसे फाड़ कर पट्टियां सी बना ली। पतलून नीचे करके मैंने जख्म पर पट्टियां कस ली और पतलून चढ़ा ली। इस तरह खून बहना रुक गया था, मगर चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। मैं सुबह की रोशनी फैलने से कुछ देर ही पहले बटा खूह की नवाई पहाड़ियों में पहुंचा। रात भर चलते रहने से मेरी हालत बहुत खस्ता हो रही थी। मुझे फौरी तौर पर इलाज की जरूरत थी, लेकिन मैं किसी बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता था। भारतीय फौजी वादी के चप्पे चप्पे में फैल गए थे। तकरीबन 2 घंटे बटाखू की नवाई पहाड़ियों में रुकने के बाद मैंने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस मर्तबा दरियाए लुदर के साथ साथ चल रहा था। टांग के जख्म की वजह से मुझे चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन मैं चलता रहा और शाम के वक्त अंतनाग से चंद मील दूर भून नामी एक छोटे से गांव के नवा में पहुंच गया। भूख और थकन से मेरी हालत बुरी हो रही थी। जख्म से भी रह रहकर खून रिसने लगा था, लेकिन मैंने अपना सफर जारी रखा। उस वक्त शाम का धुंधलका फैल गया था। मेरे सामने मुर्गदार फैला हुआ था और तकरीबन 20 मील के फासले पर भून नामी बस्ती थी। मैं एक पत्थर से टेक लगाए बैठा सोच रहा था कि मुझे बस्ती में दाखिल होना चाहिए या नहीं, कि दफातन मैं घंटियों की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने पत्थरों की आड़ से निकलकर इधर उधर देखा और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो भेड़ों का एक रेवड़ था
भेड़ों के गलों में बंधी हुई घंटियां फिजा में अजीब सा तासर पैदा कर रही थी। खच्चर पर सवार एक अधेड़ उम्र आदमी भेड़ों को इधर से उधर घेर कर सीधे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीख कर उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसने खच्चर का रुख फौरन ही मेरी तरफ मोड़ दिया और करीब आकर खच्चर से उतर गया। मेरी हालत देखकर वो चौंक गया। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मेरी हालत देखकर वो समझ गया कि मैं कोई मुजाहिद ही हो सकता हूँ।